हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज और आज का जो टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हम स्टडी करने वाले हैं भी हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को इन डिटेल स्टडी किया था। सो यस मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी नहीं है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक अगर हम 4 पेज पढ़ रहे हैं, 5 पेज पढ़ रहे हैं या 6 पेज पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा टाइम होने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर में, उसको आपको पीडीएफ में इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसी को पेस्ट कर देना, प्रिंट आउट निकाल के वहीं पेस्ट कर देना। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज जो आपसे न्यू एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं मिलती वो आप अपनी न्यू एनसीईआरटी में पेंसिल से नोट कर दोगे। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और जस्ट वीडियो के नीचे जहाँ वीडियो आपको प्ले होती दिख रही होगी वहां पर आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। अब हम देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या है। When an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाया किससे, गैसियस हाइड्रोजन से, the H2 molecule dissociates, जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल होता है बेसिकली 2 हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है, ये टूट जाता है। एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड emit electromagnetic radiation of discrete frequency। क्या होता है देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाया गैसियस हाइड्रोजन से, यानी कि H2 से पास करवाया, तो H2 2 H एटम्स में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ये स्प्लिट हो जाएगा। और जैसे ही ये स्प्लिट होगा, डिसोसिएट होगा, तो जो हमारे ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम बाहर निकले हैं ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे, जिनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला कि H2 मॉलिक्यूल था, जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसका करवाया तो ये हाइड्रोजन एटम्स में स्प्लिट हो गया, जिसके कारण उसने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या करी, एमिट करी। The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoveries। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बेसिकली है, इसके अंदर क्या होता है, एक सीरीज होती है लाइंस की, मतलब एक के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, तो सेवरल सीरीज होती है लाइंस की, जो कि उनकी डिस्कवरी के बाद उनकी नेमिंग की गई। सबसे पहले देखिए, बाल्मर showed in 1885 on the basis of experimental observations that, अब जो बाल्मर साइंटिस्ट थे उन्होंने 1885 में ये शो किया अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ये अभी डायग्राम आपको बताऊंगी, उससे पहले देखिए बाल्मर ने ये शो किया दैट स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। बाल्मर साइंटिस्ट ने ये बोला भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है हम उसे वेव नंबर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है ये फॉलो किया जा रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए। ये होता है वेव नंबर, जब हम म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो वो कहलाता है हमारा वेव नंबर, और ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा था, दैट इज 109677 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n यहाँ पर क्या होगा, n होगा या तो कोई इंटीजर वैल्यू, और ये इंटीजर वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी, ये n की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी, या फिर ये n की वैल्यू क्या होगी, 3 से ज्यादा, यानी कि ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। इस प्रकार से द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज। तो ये जो सीरीज है जो इस फॉर्मूला से डिस्क्राइब की जाती है उन्हें कहा जाता है बाल्मर सीरीज। द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स आर द ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार लगा लीजिए और ये आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। क्या है देखिए, द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स आर द ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दैट अपीयर इन द विजिबल रीजन।
अब इस चीज़ को समझिए, जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बोली है, भी बाल्मर सीरीज इकलौती ऐसी लाइन होती है, इकलौती ऐसी सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें विजिबल रीजन में मिलता है, और कोई सीरीज हमें विजिबल रीजन में अपीयर नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए। द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट Johns Redberg noted that the series of line in the hydrogen spectrum could be described as, अब जो नेक्स्ट आया उसने क्या दिखाया, रेडबर्ग ने हमें क्या शो करा भी, इस फॉर्मूला को वो फॉलो करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये हमारी सीरीज ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करता है। तो इसने भी वेव नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लेकिन प्रीवियस वाले ऊपर वाले में अगर आप देखोगे, बाल्मर सीरीज वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या होता था 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, लेकिन रेडबर्ग सीरीज में क्या है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस चीज को, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा n1 होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन जो n2 होगा, n2 कैसे निकालेंगे, n1 + 1 ऐसे करके। अगर अपना n1 अपन ने 1 लिया तो अपना n2 कितना हो जाएगा, n1 + 1 यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, n2 2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इनकी वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, हाँ जी, द वैल्यू 109677 पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू हम बार बार यूज कर रहे हैं, हमने बाल्मर सीरीज में भी, आप देखोगे यहाँ मैंने लेफ्ट पे टिक मारा है, हमने रेडबर्ग के अंदर भी ये देखा, तो इससे हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इस चीज को भी याद करेंगे हम, इसे हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। किसे बोलते हैं, 109677 पर सेंटीमीटर को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस, जो पहली 5 सीरीज होती है लाइंस की, यानी कि n1 जब 1 2 3 4 5 होता है उसे बोला जाता है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफर्न। यानी कि जो फर्स्ट सीरीज होती है वो होती है लाइमन, फिर होती है बाल्मर, फिर होती है पास्चन, फिर होती है ब्रैकेट, फिर होती है पीफर्न सीरीज एंड रिस्पेक्टिवली। टेबल 2.3 जो है वो हमें यही जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो शो करता है। ठीक है, और फिगर 2.11 जो है, जो पेज 46 पे प्रेजेंट है, वो हमें ये शो करता है भी लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज की ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टेबल देखते हैं जो उसने अभी हमें बोला है भी। टेबल 2.3 हमें शो कर रहा है द स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हमें क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रहा है। तो आइए देखिए क्या है, लाइमन के लिए n1 होगा 1 और n2 क्या होगा 1 से ज्यादा, ऑब्वियसली है ना, 2 3 4 हो सकता है। इसका स्पेक्ट्रल रीजन होता है अल्ट्रावायलेट। फिर आती है सीरीज बाल्मर, बाल्मर के लिए n1 होता है 2 और जो n2 हो सकता है वो उसके लिए 3 4 5 6 हो सकता है। अभी हम एक ग्राफ देखेंगे, उसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगा भी ये टेबल कैसे प्लॉट किया जाता है। स्पेक्ट्रल रीजन इसके लिए विजिबल होता है। अभी मैंने बोला ना, सिर्फ एक बाल्मर सीरीज ऐसी है जो कि हमें विजिबल होती है, जो कि विजिबल रीजन पे प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। फिर आती है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के लिए n1 होता है 3 और n2 होता है 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप मान लो अगर n1 आप 1 ले रहे हो तो जो आपका n2 होगा वो क्या हो सकता है 2 3 4। ऐसे अगर आप n1 2 ले रहे हो तो आपके लिए n2 क्या होगा 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट के लिए क्या होता है n1 4 होता है एंड n2 से फर्दर होता है। और ये पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्न, ये सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आ गया जो मैं अभी आपको चीज समझा रही हूँ। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या है, हमने एनर्जी को प्लॉट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे लोअर स्टेट n1 n इज इक्वल्स टू 1, फिर हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 2, फिर लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 3। मैंने बोला था n इज इक्वल्स टू 1 पर होती है लाइमन सीरीज। कौन सी होती है, लाइमन। ऊपर देखिए, यहाँ देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, यहाँ हमने टेबल में भी इस चीज को लिखा है कि लाइमन के केस में n1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने जो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं डायग्राम, इसमें भी हमारा 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी मैं थोड़ा ज्यादा नीचे ले गई इसे, ओके
हाँ जी, यहाँ ध्यान से इस चीज को समझेंगे। वन सेकेंड प्लीज। हाँ, अब देखो मैंने आपको बोला लाइमन के लिए N1 लेंगे हम 1, लेकिन जो इसका N2 होगा डियर स्टूडेंट्स, N2 लाइमन के लिए क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5। तो अब इसमें ध्यान से आप देखना, आप इस चीज को ध्यान से नोट करना। अब देखो N2 से N1 में आ रही है, ये चीज क्या है N2 से N1 में आ रही है, मतलब N2 से देखो नीचे तक जा रही है, N1 तक जा रही है। ये क्या है N3 से जा रही है N1 तक, ये कहाँ जा रही है N4 से, N5 से, N6 से। तो लाइमन के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन अकर करती है किसी भी नंबर से 2, 3, 4, 5 से, कहाँ पर अकर करती है n इज इक्वल्स टू 1 पर आके रुकती है। ठीक है, ये लाइमन सीरीज होती है और इसके अंदर जो हमें रीजन देखने को मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी सीरीज होती है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी सीरीज होती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए N1 जो होता है वो 2 होता है, यानी कि जितनी भी ट्रांजिशंस होंगी ना वो 2 पर आके रुकेंगी। तो अब यहाँ देख रहे हो ना, जितनी भी ट्रांजिशन है वो यहीं आके रुक रही है। अब इसके लिए N2 क्या होगा 3, 4, 5, 6, तो जितनी भी हैं वो ट्रांजिशन आकर n इज इक्वल्स टू 2 पे रुकेंगी। ऐसे पास्टन के लिए n इज इक्वल्स टू 3 होता है, तो सारी की सारी जो हमारी सीरीज है लाइंस है वो यहाँ पर आकर रुकेंगी n इज इक्वल्स टू 3 पर, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया जाता है। अब आगे देखेंगे इस चीज को ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है देखिए, There are, however, certain features which are common to all light spectra। वो कहता है कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सारे लाइट स्पेक्ट्रा के लिए कॉमन है। उससे पहले ये देखो जो हमने भी बनाया है, ये क्या है, ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का इन द हाइड्रोजन एटम। मतलब ये देखो इलेक्ट्रॉन N2 इज इक्वल्स टू 2 से N1 इज इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा था लाइमन पे, ऐसे 3 से 1 पे, ऐसे 4 से 1 पे, है ना। तो ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो हमें लाइमन, बाल्मर और पास्टन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल लाइट स्पेक्ट्रा। वो कहता है बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सारे लाइन स्पेक्ट्रा के लिए कॉमन है। जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, जो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो यूनिक होता है। देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के अंदर हमें एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। द क्वेश्चन विच अराइजेज आर, अब हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज सिमिलैरिटीज, भी हमें ये सिमिलैरिटीज क्यों देखने को मिल रही हैं। इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या इसका एटम के स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना है, मतलब लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज का। दीज आर द क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर, हमें इनका आंसर लेना बहुत जरूरी है। We shall find later that answer to these questions provide the keen understanding the electronic structure। मतलब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा आता है बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप सबको ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगी भी, जैसे जैसे जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, जैसे सबसे पहला हमने आज का जो हमने टॉपिक शुरू किया है पढ़ना, वो ये टॉपिक है, देखिए वो हमारा क्या टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा देखा, जिसमें हमने देखा भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डिफरेंट सीरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, जिनकी कुछ वैल्यूज होती है N1 की और N2 की, और हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाते हैं N2 से N1 में। तो हमने यहाँ सब केसेस के लिए डायग्राम में देख लिया। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फटाफट से डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया है उसको रीड करेंगे। मैं ये क्यों बोलती हूँ भी इसको साथ के साथ रीड करो, ताकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले रीड करोगे, अभी तो समझ आ जाएगा, एक बार रीड कर लोगे पक्का हो जाएगा, है ना। अब हम करने लगे हैं बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए नील बोहर जो है 1913 के अंदर ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसका स्पेक्ट्रम। मतलब नील बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर तो डिटरमाइन किया ही किया, उसके फीचर्स तो बताए, स्पेक्ट्रम के बारे में भी एक्सप्लेन किया। ही यूज्ड प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने क्या किया, प्लैंक्स कंसेप्ट जो था क्वांटाइजेशन का, है ना, उसका यूज किया। दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इनकी जो थ्योरी है वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की तरह नहीं है, बट इट कैन बी स्टिल यूज टू, लेकिन हम उसका यूज कर सकते हैं टू रैशनलाइज मैनी पॉइंट्स इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। लेकिन हम नील बोहर का जो बोहर्स थ्योरी है उसकी हेल्प से, बोहर मॉडल की हेल्प से एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं।
नील्स बोहर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। अब जो बोहर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, ये कुछ पोस्टुलेट पे बेस्ड होता है। पहला पोस्टुलेट देखिए, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जब देखो क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ होता है रेडियस, इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। देखो इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम के केस में कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, जिसकी कुछ फिक्स्ड रेडियस है और कुछ फिक्स एनर्जी है। इस चीज को आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये पता चलेगा मैं क्या बता रही हूँ। देखो ये हमारा रेडियस होता है, इस रेडियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, जिनकी कुछ एनर्जी होती है। इन पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट। देखो दोबारा से, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर सकता है इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में जिसकी कुछ फिक्स्ड रेडियस है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी है। इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, या हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये तो पहला पोस्टुलेट था। अभी वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सेकंड पोस्टुलेट देखिए क्या है, वो कहता है द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state. लेकिन हमेशा से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में जरूर जाने की कोशिश करेगा। When required amount of energy is absorbed, देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी इसको देखो दोबारा से, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो मूव करेगा। और एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ हायर स्टेशनरी टू अ लोअर स्टेशनरी। अब देखो ये लोअर स्टेशनरी पे था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर पे गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब हायर से लोअर पे आने के लिए एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक द प्लेस इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। अब ये जो एनर्जी चेंज हम देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में अक्कर नहीं करती, ठीक है। अब इन्होंने एक कंसेप्ट हमें और एक्सप्लेन किया है थर्ड पोस्टुलेट पे चलने से पहले, वो हमें बता रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो आइए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। जस्ट एज लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, जैसे हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। उसी प्रकार से अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट था, अभी जब लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट होती है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे कि मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रही हूँ तो मैंने ये बोला भी लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास है me, जिसका मास है me, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका कुछ रेडियस r है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, MER² होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यहाँ नोट कर लो। तो हम इस फॉर्मूला से यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, देखो भी अगर आपको एक नॉर्मल चीज बताऊं तो मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, v डिवाइडेड बाय r, जहां v क्या है हमारी लीनियर वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूला में डालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mvr।
अब यहाँ m हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और r हमारा क्या है, रेडियस है जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट। अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। मतलब अब देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है ना। तो यहाँ देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड या फिर एमिटेड, एमिट कब होगा, जब वो हायर से लोअर में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की एमिट ये एब्जॉर्ब्ड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट। जब ये ट्रांजिशन अकर करती है तो जो डेल्टा ई हमारा होता है उसका एक फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1। लोअर एनर्जी स्टेट मतलब हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की डेल्टा ई होगी, और हमें पता है V होता है डेल्टा E बाई एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ई क्या होता है, E2 माइनस E1, यानी कि E1 होती है लोअर एनर्जी स्टेट, E2 होती है हायर एनर्जी स्टेट। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बोहर फ्रीक्वेंसी रूल के लिए कॉमनली इसे बोहर फ्रीक्वेंसी रूल कहा जाता है, और ये हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। V यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है डेल्टा ई बाई एच कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पोस्टुलेट हमारा बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम क्या बोलता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया, क्या होता है, mvr। अब m हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे तो MEVR हो जाएगा। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटाइज्ड होता है। मतलब ये इसका क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब देखिए इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, कोई गिवन स्टेशनरी स्टेट है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भी ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर सकते हो, तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ h बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू n इंटू h बाई 2 पाई। h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था, जहां पर me क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या होता है हमारा वेलोसिटी, और r क्या होता है रेडियस जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। देखो ये हमारा रेडियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड विद सर्टेन वेलोसिटी मूव कर रहा है, और ये प्रेजेंट है एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। अब देखिए does an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple। इंटीग्रल मल्टीपल मैंने क्यों बोला, क्योंकि mvr किसके इक्वल है, n इंटू एच बाई 2 पाई की। तो इंटीग्रल मल्टीपल क्यों, भी n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, मतलब ये शेल पे डिपेंड करता है ना, तो वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। दिस मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब देखिए रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यहाँ ऑब्जॉर्ब्ड आ गया, एब्जॉर्ब्ड कर लेना। रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अदर। अब अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, n की वैल्यू अब 2 डालोगे तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ ये कह रहा है भी रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है ऐसे जब वो हायर से लोअर में आ रहा है, या एब्जॉर्ब हो रही है तो लोअर से हायर में जा रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की और दूसरे क्वांटाइज्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है। दोनों की निकाल लोगे n1 1 और 2 पुट करके। Therefore मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर। यहाँ पर मैक्सवेल अप्लाई नहीं होती, क्यों, दैट इज वाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा सकती। The details regarding the derivation of energies of stationary states used by Bohr are quite complicated and will be discussed in higher class। मतलब जो इसकी डिटेल है ना एनर्जी की, कैसे कैलकुलेट करी डेरिवेशन की, वो हम हायर क्लास में देखेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हमने बोहर थ्योरी पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है हमें, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड। अब जो स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि जो फिक्स स्टेट होती है वो क्या होती है, 1 2 3। These integral multiples are known as principal quantum number। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। द रेडियाई, अब रेडियाई का उसने एक रिलेशनशिप दे दिया, रेडियस स्टेशनरी स्टेट्स का इक्वल होता है n स्क्वायर a नॉट। a नॉट होता है 52.9 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, तो हम रेडियस फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का निकालते हैं तो वो इतना आ जाता है, जिसे हम ये भी बोलते हैं भी बोहर ऑर्बिट है।
नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है। एज n इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज, जैसे जैसे n बढ़ेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली r की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे ये है r यहाँ पे इतना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जैसे जैसे आप r बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। तो वो ये कहता है इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी निकालने का आपसे पूछा जा सकता है, एनर्जी कैसे निकालोगे, माइनस RH, RH क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इनटू 1/n का स्क्वायर, n क्या ले सकते हैं 1 2 3 4, है ना। अब देखो RH क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है जूल्स में। देखना अब इसकी वैल्यू अपने पहले पर सेंटीमीटर में दी थी, जूल्स में देखो क्या होती है 2.18 इंटू 10 की पावर -18। द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट, जो लोएस्ट स्टेट होती है ना, जैसे ये नीचे वाली लोएस्ट होती है, ये हाईएस्ट होती है, ऐसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2। तो जो एनर्जी लोएस्ट स्टेट की होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, RH की वैल्यू डाल दो और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि लोएस्ट स्टेट पे क्या होता है n1 होता है, तो ये एनर्जी लोएस्ट स्टेट की आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप 2 के लिए निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू 2 डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नील बोहर के बारे में बताया। अब देखिए फिगर 2.11 डिपिक्ट्स द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहा जाता है, जो हमने अभी ऊपर देखा था। 1 सेकेंड, ये देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया था। अब देखिए when the energy is free from the influence of nucleus, when the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0। देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो एनर्जी को हम 0 ले लेंगे। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number। मतलब जब अपनी n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन देखो अगर बहुत दूर चला गया तो वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसे कहा जाता है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। When the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है वो n ऑर्बिट में होता है, एनर्जी एमिट होती है। एंड इट्स एनर्जी इज लोअर, तो उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। जो ऊपर ग्रीन बॉक्स में था वो बाद में एक बार पढ़ते हैं। आगे देखो, दिस इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन का रीजन है क्योंकि एनर्जी लोअर हो जाती है इस वजह से। अब देखिए बोहर थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोहर थ्योरी अब अप्लाई किस पे की जाती है, ये सिर्फ उन पे अप्लाई की जाती है जो आयन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन पे तो की ही जाती है, लेकिन हीलियम प्लस पे भी की जाती है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन हीलियम प्लस का मतलब क्या हुआ, हीलियम प्लस का मतलब हुआ भी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही लीथियम प्लस 2 में क्या हुआ 1 प्रेजेंट है, बेरियम प्लस 3 में क्या हुआ 1 प्रेजेंट है। तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें अप्लाई की जा सकती है। अब देखिए द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद दीज काइंड्स ऑफ आयंस आर गिवन बाय एक्सप्रेशन। हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z²/n²। पहले हमने हाइड्रोजन एटम का केस लिया था, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर हमें कोई स्पीशीज देखने को मिलती है तो हम Z²/n² करेंगे। पहले हम 1/n² सीधा करते थे। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर। एक और तरीका है, हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, 52.9 इंटू n²/z करके। n अपना नंबर ऑफ शेल हो जाएगा और z अपना एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब देखिए उसने इसी चीज को दोबारा लिखा है, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर एंड हैज वैल्यूज 2 3 फॉर हीलियम एंड लिथियम। हीलियम के लिए z क्या हो जाएगा 2 और लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 3। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव। जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैल्यू एनर्जी की देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो वो ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। एंड दैट ऑफ रेडियस बिकम्स स्मॉलर विद इंक्रीज ऑफ z। तो z जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस कम होता जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहते हैं। ये फॉर्मूलाज आपने याद ही करने हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। It is also possible to calculate the velocity of electrons
मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। अब हमें क्या है, हमें वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन इन, हालांकि यहाँ पर एक एक्यूरेट प्रिसाइज हमें इक्वेशन नहीं दी गई। Qualitatively, the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus। वो कहते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, वैसे वैसे वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है। एंड डिक्रीज द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जैसे जैसे इंक्रीज होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम आगे जाकर देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अब जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो मैंने आपको ये पढ़ाया है भी बोहर मॉडल एटम के क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो सारे पोस्टुलेट्स और इनके फॉर्मूलाज को फटाफट से रीड कीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे 2.4.1 टॉपिक से, जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज फॉर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आप अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको इसकी जो है फोटोज मिल जाएगी, जैसे हमने जो पेजेस आज पढ़े हैं आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।